हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने लेके आ रही हूं इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत टाइम बाद मैं वीडियोस शूट कर रही हूं। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कोर्ट में भी जाना होता है। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है आप वेयर एक्ट निकाल लीजिए। विदाउट वेयर एक्ट स्टडी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में केवल उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज़ एविडेंस एक्ट और कब आया और किसने इसकी ड्राफ्टिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन यानी इंडिया में, एविडेंस यानी ये एक लैटिन वर्ड से आया एविडेंसिया, यानी एविडेंस इज़ नथिंग, इट इज़ अ रिवाइज स्टोरी, इट इज़ अ पास्ट, इट इज़ अ रीएनैक्टमेंट ऑफ पास्ट इवेंट। आपका कोई भी रेलिवेंट फैक्ट आप जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो दैट इज़ द एविडेंस। एविडेंस जो कि उस आसपास के सर्कमस्टेंसेस की बात करता है कि अब वहाँ मौजूद थे, वहाँ नहीं मौजूद थे, क्राइम हुआ, क्राइम को किस किस ने देखा, वो पर्सन जो देख रहे हैं वो एज अ विटनेस के तौर पे आए और उन्होंने अपने बताया कि हमने इस क्राइम को देखा, हमने इसको सुना। तो ये सब क्या होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एविडेंस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1, जेम्स स्टीफन ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 तीन पार्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट को डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट होंगे, वही कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल होंगे और कौन कौन से नॉन एडमिसिबल होगा। वी विल डिस्कस द लेटर ऑल द कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ मैनी sections are present in, how will study the evidence act or evidence act is applied on both civil and criminal matter or not। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसमें मैं। एविडेंस एक्ट में हमने पार्ट 3 है और इसके सेक्शंस हैं टोटल 167। पार्ट फर्स्ट जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है और पार्ट सेकंड जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है एंड थर्ड वन इज़ पार्ट 3 जो बात करता है क्या, प्रोडक्ट एंड इफेक्ट ऑफ थिंग्स। तो ये 3 पार्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट होता है। टोटल सेक्शन 167 है। फर्स्ट चैप्टर्स की हम बात करें तो टोटल चैप्टर है 11 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी में और अदर एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक एज APO। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेक्शंस टिप्स पे याद होने चाहिए। सेक्शंस की ट्रिक्स मैं बता दूंगी जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि जिसको भी एविडेंस समझ नहीं आता है उसको आसानी से समझ आ जाए। अपने ग्रुप डिस्कशन में अपनी स्टडी ग्रुप पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। तो एविडेंस एक्ट में हम सबसे पहले डेफिनेशंस के पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एविडेंस? एविडेंस इज़ नथिंग, इट इज़ अ रिवाइज स्टोरी, यानी इट इज़ अ रीइनैक्टमेंट ऑफ पास्ट इवेंट। जो भी आपकी घटना हुई है पास्ट में उसको रीइनैक्टमेंट करना, उसको बताना कि क्या क्या हुआ, क्या हमने देखा, क्या आसपास के सर्कमस्टेंसेस थे जो इन एविडेंस की तरफ लेके जाते हैं। जनरली हम बात करते हैं कि एविडेंस शब्द जो है वो कहाँ से आया। एविडेंस जो है वो एक, इट इज़ अ लैटिन वर्ड एविडेंसिया, यानी इट इम्प्लाइज टू मेक क्लियर और एविडेंट। टर्म एविडेंस इन दिस एक्ट जनरली, यानी क्या कहता है एविडेंस, इट इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट by means of which relevant fact are brought before the court। कोर्ट के समक्ष अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रस्तुत करो। जैसे सपोज दैट क्राइम होते हुए एक बंदे ने देखा, एक बंदे को ने देखा तो कोर्ट में गया, उसने बताया कि ये पिस्टल थी, इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया कि इस पिस्टल से उस बंदे की हत्या की गई। तो जो है वो क्या हो गया, वो एक एविडेंस हो गया। तो एविडेंस के लिए वो पर्सन जो हो गया जिसने देखा, उसने पिस्टल को भी जमा करवाया, तो वो क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया।
जनरली एविडेंस की डेफिनेशंस जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। उसका एक टर्म्स जो है वो CRPC के 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर दिया गया है कि एविडेंस को हम ओथ पर देंगे एविडेंस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में एविडेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, बेयर एक्ट अपना निकाल लीजिए, हम देख लेते हैं उसको। यानी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट include and means and include all the statement which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence. That means in Indian Evidence Act section 3 defines oral evidence as well as documentary evidence. Oral evidence must be direct evidence which are given under section 60. So oral evidence जिसको हमने देखा, हमने एक्सप्लेन किया कोर्ट में जाके कि ये मेरे साथ हुआ था, मैंने इस घटना को देखा था, तो वो ओरल एविडेंस हो गया, सारे स्टेटमेंट हो गए। यानी मैं दोबारा से रीड कर देती हूँ, ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence. Second one is documentary evidence. All the document including electronic records produced before the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. For example, documentary evidence, suppose that किसी भी कंपनी में हो गई चोरी, यानी चोरी हो गई, चोरी पे जो चोर थे वो सामान चुरा के भाग गए। अब चोर को कैसे पकड़ें, उसके लिए क्या था, जब एविडेंस की बात आई तो वहाँ पे क्या था, एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में पूरी जो थी घटना थी, जो चोरी की जो घटना थी, उसमें जो बंदे जो चोरी कर रहे थे वो पूरा उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो वो कैमरा जो है वो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया जो कि कोर्ट में वैलिड होगा। तो इस टाइप का एविडेंस क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। CRPC में जो है 2I में जो है सेक्शन 2I में दे रखा है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। दैट मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर दे रखा है कि ये वो प्रोसीडिंग है जिसके अंदर एविडेंस को ओथ पर लीगली लिया जाएगा। प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि कोई भी एविडेंस जो है वो ओथ लिया जाता है। जब भी हम एविडेंस देते हैं तो विटनेसेस लिस्ट को की एप्लीकेशंस के साथ कोर्ट में एक एप्लीकेशन के साथ विटनेस लिस्ट पकड़ाते हैं कि हम इन विटनेस को एविडेंस के तौर पर बुलाना चाहते हैं। कोर्ट जो है वो परमिट करती है, उसके बाद ही हम एक एक करके एविडेंस अपने रखते हैं। तो जो भी एविडेंस दिया जाता है, चाहे वो प्लेंटिफ साइड से हो, चाहे वो डिफेंडेंट साइड से हो, चाहे प्रोसिक्यूशन विटनेस हो, चाहे वो डिफेंडेंट विटनेस हो, तो जो भी विटनेस दिया जाएगा, जो भी यानी एविडेंस दिया जाएगा, वो एविडेंस ऑन ओथ वैलिड होगा और उस पर ओथ कमिश्नर के साइन होंगे। तो जो भी एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस का फिर हम करते हैं री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे मान लो अगर प्लेंटिफ का एविडेंस दिया जा रहा है, PW1, PW2, PW3 जो भी एविडेंस दिए जा रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट जो है वो हमें कोर्ट में जमा करनी होगी और उस लिस्ट को जमा करने के बाद कोर्ट जो है 1 बाय 1 उस बंदे को बुलाएगी। तो हम 1 बाय 1 जो है उसका डॉक्यूमेंट उसका देंगे एविडेंस का। तो वो एविडेंस किस पे होगा, वो एफिडेविट पे होगा और एफिडेविट पे जो एविडेंस होगा उस पर जो अटेस्टेशन होगा वो ओथ कमिश्नर का होगा। ये हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। तो एविडेंस को हमने जान लिया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर बताया गया है कि क्या होता है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिस लॉ इज़ अ सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो एविडेंस लॉ जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, इट इज़ नॉट अ सबस्टेंटिव लॉ। सबस्टेंटिव लॉ मीन्स which determines the right and liabilities of the parties, while procedural law enforcement of right and liabilities of the parties. So evidence is a procedural law, it is not a substantive law. IPC is a substantive law. वहाँ बता रहे हैं कि
ये क्राइम है, इस क्राइम का इतना पनिशमेंट है, उसका जो प्रोसीजर होगा वो CRPC के अकॉर्डिंग होगा। तो सेम ही एविडेंस जो है वो इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज evidence law is a exhaustive nature or not? Evidence law is a not exhaustive in nature. Evidence जो है it is applied on both CRPC और CPC. The question is it is applied to only on CRPC और CPC. तो भैया बता दें, एविडेंस चाहे वो CRPC हो चाहे CPC हो, दोनों में ही एविडेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट एविडेंस हाउ विल प्रूफ कि क्राइम को सस्पेक्शन क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस में एविडेंस अप्लाई होता है। दोनों ही केसेस में जनरली एविडेंस जो होता है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में सेम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, वो मैं बताऊं। अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लेक्स फोरी। आपने सुना होगा लॉ ऑफ एविडेंस इज लॉ लेक्स फोरी। जनरली एविडेंस law is similar in both act CPC and CRPC, civil code of civil procedure and code of criminal procedure generally, but there are some first of all, first exception is doctrine of estoppel is applied to the civil proceeding, not for criminal proceeding. doctrine of estoppel हम आगे पढ़ेंगे कि आपने एक बार किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया तो उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अप्लाइड होता है सिविल प्रोसीडिंग में। सपोज दैट एक बंदा है, उस बंदे ने बोला कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने बी को सेल कर दी थी, ये स्टेटमेंट देता है, और दूसरी बात में मैं बी को प्रॉपर्टी मैंने ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी को ये मिल गई, तो ए इस बात को डिनाई नहीं करेगा कोर्ट में कि मैंने ये बात नहीं की थी। एस्टॉपल विल अप्लाई ऑन दैट पर्सन, कि आपकी कही ही बात से आप पलट नहीं सकते हैं। तो ये जो है सिविल प्रोसीडिंग में जो है केवल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आता है रूल्स ऑफ एडमिशंस, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सिविल प्रोसीडिंग। all relevant facts are admissible. This is true or not, यानी ज़रूरी नहीं है कि सारे एडमिसिएबल फैक्ट जो हैं रेलिवेंट हों या सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिएबल ही हों। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि किस तरीके से प्राइमा फेसी केस बन रहा है और किस तरीके से उसमें फैक्ट्स जो है एडमिसिएबल होंगे। तो यहाँ पे एडमिसिबिलिटी जो है 18 से सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 में दे रखा है, रूल ऑफ एडमिशंस विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सिविल प्रोसीडिंग। एंड सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलिवेंट, यानी सिविल मामलों में जो भी करेक्टर के केस वो होगा वो केवल सिविल पर अप्लाई होगा। तो सिविल प्रोसीडिंग में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, यानी हमने बोला कि एविडेंस जो है वो इट इज़ एप्लीकेबल टू द सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जनरली सेम प्रोसीडिंग है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है जिसमें एक स्टॉपल हो गया, एडमिशन हो गया और तीसरा करेक्टर हो गया। नेक्स्ट है आपका कन्फेशन, हम बात करते हैं सेक्शन 24 से लेके 30 में दे रखा है यहाँ पे। और करेक्टर ऑफ पर्सन अपीयरिंग बिफोर कोर्ट, ये भी आपका 53 से 54 में। और इनकम्पिटेंस ऑफ पार्टीज एज लेड डाउन अंडर सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। तो कौन कौन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे हैं, कौन कौन से सिविल प्रोसीडिंग पे हैं, जब आप एविडेंस एक्ट को एक एक करके सेक्शन वाइज रीड करते चलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन से सिविल पे अप्लाई होंगे और कौन से क्रिमिनल पे अप्लाई होंगे। ठीक है, प्रूफ यानी जो एविडेंस दे रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, उसी बंदे पे होगा। ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, इट इज़ शिफ्ट ओनली इन द केस ऑफ सिविल केसेस, यानी इन केस ऑफ क्रिमिनल नेवर शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्यूज्ड, while in case of civil matter onus of proof shift on the plaintiff as well as defendant in a certain circumstances। तो ये एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल केसेस में रूल ऑफ एविडेंस जो है, रूल ऑफ एविडेंस में बी रिलैक्स्ड विच इज़ कंसेंट ऑफ पार्टी और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, while in case of criminal
प्रोसीडिंग यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, रूल ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी रिलैक्स्ड। दैट मीन्स दैट रूल ऑफ एविडेंस जो है, अगर आपने एविडेंसरी वैल्यू जो है वो चेकआउट करनी पड़ेगी। अगर एक बार सपोज दैट कि कोई एविडेंस प्लेंटिफ की तरफ से आ रहा है, फिर वो एविडेंस डिनाई हो जाता है, उसके बाद दूसरा एविडेंस आ रहा है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों में, तो हम चेकआउट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं प्लेंटिफ ने यही बात की थी डिफेंडेंट, तो वो चेकआउट हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में रिलैक्सेशंस नहीं हैं रूल ऑफ एविडेंस को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज़। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।